दुनिया में जब एक बड़ा भू राजनीतिक संघर्ष हुआ और उसने पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ही रोक दिया, तब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भी इसका कोई हल नहीं निकाल पा रही थीं। लेकिन एक देश ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका, और वो भी एक ऐसे अंदाज में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए इस पूरी कहानी को जरा विस्तार से समझते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त तनाव और संघर्ष के एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां ग्लोबल ट्रेड और उससे भी जरूरी हमारी ऊर्जा की सप्लाई पर एक सीधा और बहुत गहरा असर पड़ रहा है। देखिए, हॉर्मोज जलडमरू मध्य ये वो अहम रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल गुजरता है, और ये लगभग बंद हो चुका था। इसका सीधा सीधा मतलब था कि दुनिया का 20% तेल वहीं फंस गया था। आप सोचिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका कितना भारी दबाव पड़ा होगा। अब इस संकट से निपटने के लिए दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने अपने तरीके आजमा रही थीं। चीन ने एक डील की, लेकिन सिर्फ अपने जहाजों के लिए। वहीं अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी टैंकरों को नेवी की सुरक्षा दी। पर सच तो ये है कि ये सब आधे अधूरे समाधान थे जो असल समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और फिर आता है भारत। भारत ने क्या किया? सिर्फ एक फोन कॉल। जी हाँ, आपने सही सुना, बस एक कॉल, जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया और एक ऐसी कूटनीतिक जीत हासिल की जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो उस एक फोन कॉल का नतीजा क्या निकला? नतीजा था भारत के लिए एक अभूतपूर्व और बिल्कुल एक्सक्लूसिव पहुंच। प्रधानमंत्री मोदी की 13 मार्च की उस पहली कॉल के बाद ईरान ने पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक देश को अपने टैंकरों के लिए हुर्मुज से बिना किसी रोक टोक के गुजरने की इजाजत दी, और वो देश था भारत। कोई और नहीं, सिर्फ भारत। इस कूटनीति का असर सीधा जमीन पर हम सब पर दिखाई दिया। भारत का तेल आयात बिना रुके जारी रहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी रहीं, और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया भर के जहाज इंतजार कर रहे थे तब भारत के टैंकर शान से वहां से गुजर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 10 दिन बाद एक और कॉल ने इस डिप्लोमेटिक गेम को एक बिल्कुल नए और कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंचा दिया। 21 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेशकियन से फिर बात की। पीएम मोदी ने शांति और स्थिरता की बात की और होर्मुज में नेविगेशन की आजादी पर जोर दिया। जवाब में राष्ट्रपति पेशकियन ने न सिर्फ भारत के संतुलित रुख के लिए धन्यवाद दिया, बल्कि एक औपचारिक अनुरोध भी किया कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत उनकी मदद करे। तो ईरान का ये औपचारिक अनुरोध आखिर है क्या? मतलब तेहरान नई दिल्ली से असल में चाहता क्या है? ईरान की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, ब्रिक्स की तरफ से अमेरिका इजराइल हमलों की निंदा करता हुआ एक औपचारिक बयान जारी हो। दूसरी, ग्लोबल साउथ में भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान के पक्ष को मजबूती दे। और तीसरी, एक ऐसा पश्चिम एशियाई सुरक्षा ढांचा बनाने में मदद करे जिसमें कोई बाहरी दखलंदाजी ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया में इतनी बड़ी शक्तियों के होते हुए ईरान ने इस मुश्किल काम के लिए भारत को ही क्यों चुना? भारत में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आज की तारीख में भारत दुनिया की इकलौती बड़ी शक्ति है जो एक ही समय पर तेहरान, वॉशिंगटन और यरूशलेम, इन तीनों से सीधे और सक्रिय तौर पर बात कर रही है। ये एक ऐसा अनोखा कम्युनिकेशन चैनल है जो इस वक्त किसी और देश के पास है ही नहीं। ईरान का ये अनुरोध इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस अध्यक्षता से भारत को क्या शक्तियां मिलती हैं। सबसे पहले तो ब्रिक्स की ताकत को समझिए। ये समूह अब दुनिया की जीडीपी का 35% हिस्सा है, जो कि G7 देशों से भी ज्यादा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बन चुका है। अध्यक्ष होने के नाते भारत पूरे साल का एजेंडा तय कर सकता है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है, और सबसे जरूरी, वो संयुक्त बयान और प्रस्तावों का मसौदा तैयार कर सकता है, जैसे कि एक शांति समझौता। हालांकि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। भारत को एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक रस्सी पर चलना पड़ रहा है, जहां जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। एक तरफ है अमेरिका, जिसके साथ हमारा 190 अरब डॉलर का व्यापार है। हमें डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलती है और कई दूसरे अहम रिश्ते जुड़े हैं। जाहिर है भारत अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ है ईरान और खाड़ी देश, जहां हमारे 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जहां से हर साल 50 अरब डॉलर भारत आते हैं और जहां से हमारी 50% ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। ये रिश्ता भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। और इस तिकड़ी का तीसरा कोना है इजराइल, जो भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। इस महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन सभी मुश्किलों और समीकरणों को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? भारत के सामने अब 3 रास्ते खुलते हैं। सबसे अच्छा सिनारियो, भारत ब्रिक्स के जरिए एक युद्ध विराम कराने में सफल हो जाए, जिससे उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। दूसरा, यानी मीडियम सिनारियो, जिसे ज्यादातर विशेषज्ञ सबसे संभावित मानते हैं कि मौजूदा स्थिति बनी रहती है और भारत अपने हितों की रक्षा करता रहता है। और तीसरा, सबसे खराब सिनारियो, अमेरिकी दबाव में भारत को कोई एक पक्ष चुनना पड़ता है और ये टैंकर सौदा टूट जाता है। ये पूरी स्थिति भारत की विदेश नीति के उस मूल सिद्धांत को दर्शाती है जिसे हम रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। इसका मतलब है न अमेरिका के पक्ष में, न ईरान के पक्ष में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के पक्ष में। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तेजी से बदलते इस दुनिया के समीकरणों में क्या यह वो ऐतिहासिक क्षण है जब भारत एक वैश्विक शांतिदूत और एक निर्णायक शक्ति के रूप में अपनी असली जगह बना रहा है?